अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 17 दिसंबर 2020 मुताबिक यकुम जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की अहम खबर के मुताबिक दिल्ली हाईवे से एहतिजाजी मुजाहरा हटाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी उसमें मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के साथ साथ कुछ किसान यूनियन को भी नोटिस जारी किया गया था और उनसे जवाब मांगा गया था। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इस सिलसिले में 8 किसान यूनियन को नोटिस भेजा गया है और आज यानी जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक से समाअत होनी है। चीफ जस्टिस बोबडे की सदारत वाली बेंच ने कहा कि अगर इस तहरीक का जल्द हल नहीं निकाला गया तो ये कौमी तहरीक की शक्ल ले लेगी। बेंच ने किसान यूनियन को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब देने को कहा है। इस दौरान अदालत ने मामले के हल के लिए कमेटी तश्कील देने के इशारे भी दिए हैं। अदालत ने कहा है कि तहरीक करने वाली किसान तंजीमों का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों के मुजाहरे में पेश नजर आने वाले संत बाबा राम सिंह ने बुध यानी 16 दिसंबर के रोज खुदकुशी नोट लिखकर खुद को गोली मार ली है। लोग उन्हें लेकर करीबी अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उन्होंने अपने खत में लिखा था, किसानों की तकलीफ देखी है, अपने हक के लिए सड़कों पर उन्हें देखकर मुझे दुख हुआ है। हुकूमत उन्हें इंसाफ नहीं दे रही है जो कि जुल्म है। जो जुल्म करता है वो गुनहगार है। जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है। लोगों ने किसानों के हक के लिए और कुछ ने जुल्म के खिलाफ कुछ न कुछ किया है। किसी ने अवार्ड वापस करके अपना गुस्सा जाहिर किया है। किसानों के हक के लिए सरकारी जुल्म के गुस्से के दरमियान सेवादार खुदकुशी करता है। ये जुल्म के खिलाफ आवाज है। दूसरी जानिब शायद खबर में मरकजी हुकूमत ने साल 2020-21 में 60 लाख टन चीनी की बरामदात की इजाजत देते हुए गन्ने के काश्तकारों को 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इससे तकरीबन 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि रवा चीनी साल में 310 लाख टन चीनी पैदा होने का तखमीना लगाया गया है, जबकि इसकी खपत 260 लाख टन है। इस वजह से चीनी मिलों में स्टोरेज की नौबत पैदा हो गई है। इससे निपटने के लिए हुकूमत ने 60 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी है। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शायद खबर में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के कुछ दीगर अरकान ने दिफाई उमूर की पार्लिमानी कमेटी मीटिंग से बुध के रोज ये इल्जाम आयद करते हुए वॉकआउट किया कि कौमी सिक्योरिटी के अहम इशूज की जगह मुसल्लह अफवाज की वर्दी पर गुफ्तगू करके वक्त ज़ाय किया जा रहा है। इन खबरों के अलावा सफ़े पर आज 2 इश्तिहार भी मौजूद हैं। पहला इश्तिहार मरकजी हुकूमत की जानिब से शाया हुआ है, जबकि दूसरा इश्तिहार मोंटी चार्ली वूलन स्वेटर मेले का है। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद हज़रात डीएम बंगले के बराबर जहांगीराबाद पैलेस हजरतगंज जाकर वूलन कपड़े खरीद सकते हैं। जहानुमा के सफ़े की पहली खबर में ईरान के सदर हसन रूहानी ने मुल्क के एटमी साइंसदान के कत्ल की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद करते हुए कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत के आखिरी दिनों में जंग छेड़ने के लिए मोहसिन फखरीजादे को निशाना बनाया गया। हसन रूहानी ने साइंसदान के कत्ल के बाद पहली मरतबा बराह रास्त इसराइल पर इल्जाम आयद किए और इसका बदला लेने का अज़्म दोहराया। उनका कहना था कि हम इसराइल को इस तरह के जारहाना इक़दामात के वक्त या मकाम के तयन का फैसला करने की इजाज़त नहीं देंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता माह ईरान के नामवर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को दारुल हुकूमत तेहरान के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। दूसरी जानिब खबर में ट्रंप इंतजामिया ने अपने नेटो इत्तेहादी मुल्क तुर्की पर इस वजह से पाबंदियां आयद कर दी है क्योंकि उसने अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद रूस से उसका मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा किया है। तुर्की ने इस अमरीकी इक़दाम की मजम्मत की है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तुर्की ने फिलहाल कोई जवाबी इक़दाम नहीं किया, जिससे बज़ाहिर ये इशारा मिलता है कि वो नौ मुंतखब जो बाइडन के तहत नई इंतजामिया आने का इंतजार कर रहे हैं। जमहूरियत के लिए हुकूमत सिंध और कौमी असम्बली की कुर्बानी देने को तैयार है। यह बयान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुजाहिमत और तहरीकें चलाने की एक तारीख है और अगर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होना है तो वही लोग जो जिया की आमरीत का मुकाबला करते थे, जो मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला करते थे, उनको मिलकर इस सेलेक्टेड निजाम का मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का एक बयान भी शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास तो पैसे नहीं कि सारे पाकिस्तान में अस्पताल बनाती फिरे, न ही वसाइल है। बदकिस्मती से हमारे पास कर्जों का हजम इतना ज्यादा है, टैक्स के जरिए होने वाली आमदनी का निस्फ हिस्सा तो कर्जों की अदायगी में चला जाता है। पेशावर में इदारा बराए अमराज क़ल्ब के इफ्तिताह के मौके पर उनका मजीद कहना था कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं कि 22 करोड़ अफराद को हेल्थ कवरेज दे, लेकिन हेल्थ कार्ड की वजह से निजी सेक्टर आएगा और वो आगे आ रहा है अस्पताल बनाने के लिए, क्योंकि जिसके पास
पास हेल्थ कार्ड होगा वो सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल से अपना इलाज करवा सकेगा। श्रीलंका से आ रही खबर के मुताबिक एक मुस्लिम नौमौलूद की मैयत को दफन करने की इजाजत देने के बजाय जलाने पर अक़लियतों और इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। वो कोरोना वायरस का शिकार होकर मरने वालों की तदफीन पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बता दें कि इस्लाम में लाश की बेहुरमती और जलाने की ममानियत है और लाश जलाने का अमल मैयत की तौहीन करार दिया जाता है। श्रीलंका की हुकूमत ने अप्रैल में कानून नाफिज किया था जिसके तहत कोविड-19 का शिकार होने वाले तमाम अफराद की लाशों को बिला तमीज जलाना लाजमी करार दे दिया गया था और उनकी तदफीन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। श्रीलंका दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आलमी इदारे सेहत यानी WHO की सिफारिशात के बरक्स इस तरह का कानून नाफिजुल अमल है, जबकि इस इदारे ने कोरोना वायरस से मरने वालों की तदफीन की हिदायत की थी। 17 दिसंबर के अवधनामा रियासती सफ़े की पहली खबर में उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिबो सेहत अमित मोहन प्रसाद ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि रियासत में कल एक दिन में कुल 1,57,297 सैंपल की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 2,18,44,458 सैंपल की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर 1,277 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना के 17,801 एक्टिव मामलों में से 7,758 अफराद होम आइसोलेशन में हैं, जबकि निजी अस्पतालों में 1,835 लोग अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा बाकी मरीज L1, L2 और L3 के सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनत डॉक्टर नवनीत सहगल ने खबर दी है कि रियासत के तमाम सरकारी महकमों में अशिया और मसनूआत की खरीदारी के लिए ई मार्केट प्लेस के निज़ाम का निफाज किया गया है, जिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और खरीदारी से मुतालिक पेश आने वाली किसी भी किस्म की दुश्वारी या परेशानी के तस्वीर के लिए GOTT PMU सेल की तश्कील दी गई है। तमाम खरीदारी अमल से मुतालिक कामों को जेल सेल के मातहत करते हुए इस पर अमल आवरी की मजीद मौसर निज़ाम को यकीनी बनाया गया है। अनिल राजभर के जरिए माजूर अफराद को मुआविन आलात तकसीम किए जाने की खबर भी इसी सफ़े पर है। तफसील के मुताबिक रियासत के वजीर पसमानदा तबका बहबूद और माजूर अफराद मुस्तहकम कारी अनिल राजभर जिला बहराइच दौरे के दौरान महकमा तामीरात आम्मा के अहाते में 11 माजूर अफराद को ट्राई साइकिल और UDID कार्ड, पसमानदा तबका शादी ग्रांट स्कीम के तहत 8 मुस्तफीदीन को शादी ग्रांट का मंजूरी मकतूब नेज निहायत ठंड और सर्द लहर से बचाव के लिए 11 माजूर अफराद समेत 19 लोगों को कंबल तकसीम किए हैं। उन्होंने बताया कि माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए महकमा माजूर अफराद और मुस्तहकम कारी के जरिए माजूर पेंशन, माजूरी शादी ग्रांट, मुआविन आलात की तकसीम और माजूर अफराद को खुदकार रोजगार मुहैया कराकर खुद कफील बनाने के मकसद से दुकान, तामीर वगैरह स्कीमें चलाई जा रही हैं। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में महकमा ज़राअत के जरिए ज़रई और ज़राअत पर मबनी दीगर सरगर्मियों को फरोग देकर किसान कल्याण और काश्तकारी की आमदनी दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन के तौर पर एक मुहिम चलाई जाएगी। इस ज़िम्न में रियासत के ज़रई और ज़र तालीम नेज़ तहकीक वजीर सूर्य प्रताप शाही की खिदमत में आज यहाँ ज़रई पैदावार कमिश्नर के ऑडिटोरियम में महकमे के जरिए एक प्रेजेंटेशन दिया गया। वजीर ज़राअत को मुतला कराया गया कि महकमा ज़राअत इस स्कीम और मुहिम का नोडल होगा। प्रेजेंटेशन के दौरान वजीर ज़राअत को मुतला कराया गया कि महकमा ज़राअत इस स्कीम और मुहिम का नोडल होगा। साथ ही मुहिम रियासत के हर तरक्याती ब्लॉक पर एक तयशुदा तारीख पर मुनक्किद की जाएगी। वजीर आला आज़ाद बेसहारा मवेशी हिस्सेदारी स्कीम के तहत सूए तग़ज़िया बच्चों के अहल और ख्वाहिशमंद कुनबों को जिला में कायम और चलाई जा रही मुख्तलिफ तरह के मवेशी पनागाह गाय मुहैया कराए जाने की कार्रवाई यकीनी बनाई गई है। रियासत में तग़ज़िया मिशन के तहत 1300 सूए तग़ज़िया कुनबों को 1308 मवेशी मुहैया कराकर मुस्तफीद किया गया है। महकमा मवेशी से मौसूल इत्तला के मुताबिक इस स्कीम के तहत ख्वातीन और बच्चों की तग़ज़िया को बेहतर रखने के लिए सूए तग़ज़िया बच्चों के कुनबे जिनके पास गाय रखने की जगह हो और वो गाय परवरी के ख्वाहिशमंद हो, उन्हें मुस्तफीद किया गया है। इन खबरों के अलावा छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद होने वाले CRPF जवान विकास सिंघल के आखिरी रसूमात अदा होने, सहारा मुआविन नहर प्रोजेक्ट से पूर्वांचल के 12 अजला में 16.55 लाख हेक्टेयर में आबपाशी सहूलत और बाढ़ सागर नहर प्रोजेक्ट से प्रयागराज और मिर्जापुर जिला में 1,50,132 हेक्टेयर इलाके में आबपाशी की सहूलत मुहैया होने की खबरें भी यहाँ शाये हुई हैं। किसान तहरीक और आने वाली पूछ की रातें, ये मजमून है अख्तर जमाल उस्मानी का जो इदारी सफ़े पर शाये हुआ है। मजमून का इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो जिसमें मुतनाज़ ज़रिए क़वानीन को मुख्तसरन इस तरह बयान किया गया है।
زرعی شعبے میں لائے گئے 3 نئے قوانین جن کو سرکار اصلاحی قوانین بتا رہی ہے کے متعلق کسان اندیشوں میں مبتلا ہیں، اور یہ اندیشے بے بنیاد بھی نہیں لگتے کیونکہ سرکار کے زیادہ تر اقدامات نجی زمرے کے لیے فائدہ مند نظر آتے ہیں۔ سرکار کے ذریعے متعارف کرائے گئے قوانین کچھ اس طرح ہیں۔ پہلے قانون کے تحت کسانوں کو اپنی فصل منڈیوں کے علاوہ بھی پورے ملک میں ایسی کسی بھی جگہ جہاں اسے مناسب دام مل سکے فروخت کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس سے وہ منڈیوں کی منمانی سے آزاد ہو سکیں گے اور ان کو خریداروں کا بہت وسیع حلقہ حاصل ہوگا اور وہ بہت اچھی قیمت حاصل کر سکیں گے۔ مثلا یوں سمجھے کہ بارہ بنکی کا کسان اپنا گیہوں، دان یا سبزیاں مدراس یا کوچین میں بھی فروخت کر سکتا ہے، حالانکہ آزادی اسے پہلے بھی تھی، لیکن کیا یہ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کسانوں کے لیے ممکن ہے؟ دوسرے قانون کا تعلق کانٹریکٹ فارمنگ یا معاہدہ زراعت سے ہے۔ اس کے مطابق کسان اپنی فصل بونے سے پہلے ہی طے شدہ قیمت پر بیچنے کا سمجھوتا کر سکیں گے، لیکن اس میں مسئلہ یہ درپیش آنا ہے کہ فصل کی تیاری کے وقت قیمتوں کے حوالے سے تنازع پیدا ہوگا۔ مثلا کسی جنس کی قیمت 20 روپے کلو مقرر کی گئی ہے اور فصل تیار ہونے کے وقت اس کا ریٹ بازار میں 30 روپے کلو ہے، تو کسان اس فصل کو مقررہ قیمت پر بیچنے کو مجبور ہوگا۔ لیکن اگر اس دوران فصل کا ریٹ 10 روپے ہے تو غالب امکان ہے کہ بڑا بزنس مین یا کارپوریٹ گھرانہ مذکورہ جنس میں کوئی نقص نکال کر یا معیار سے کم بتا کر خریدنے سے انکار کر دے۔ ایسی صورت میں اس قانون کے مطابق کسان ایس ڈی ایم کے یہاں دعویٰ کر سکتا ہے۔ کسی بڑے بزنس مین یا کارپوریٹ گھرانے جن کو اکثر سیاسی حمایت بھی حاصل رہتی ہے کے خلاف دعوے میں ایک چھوٹا یا متوسط درجے کا کسان کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے قانون کی طرف۔ یہ اسینشیل کمیوڈیٹی ایکٹ میں ترمیم کے متعلق ہے۔ اس کے مطابق زرعی پیداوار مثلا گیہوں، دھان، تلہن اور آلو، پیاز وغیرہ سبزیوں جیسی ضروری چیزوں کی ذخیرہ اندوزی سے پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص ان چیزوں کو کتنی بھی مقدار میں ذخیرہ کر سکتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر کسانوں کے پاس بڑی مقدار میں ذخیرہ کرنے کے وسائل جیسے گودام، کولڈ اسٹوریج وغیرہ موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ بڑے پیمانے پر ان چیزوں کا ذخیرہ کر سکیں۔ اس لیے انہیں اپنی فصلیں اونے پونے دام پر فروخت کرنی ہی پڑیں گی اور کارپوریٹ گھرانے اور بڑے تاجر انہیں بعد میں منمانی قیمتوں پر بیچ سکیں گے۔ ان تینوں قوانین میں کسانوں کو اپنے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا، اس لیے کسان ان کی منسوخی سے کم پر کسی صورت بھی راضی نہیں ہے۔ صفحے کی دوسری تحریر محمد سہیل کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی دینی خدمات سے متعلق ہے، جس میں وہ شعبہ دینیات کے بارے میں لکھتے ہیں۔ سر سید نے یونیورسٹی کے طلبہ میں دینی مزاج پیدا کرنے اور ان میں اسلامی روح پھونکنے کے لیے اول دن سے دینیات کا شعبہ قائم کیا، جو 1960 میں دینیات فیکلٹی ہو گیا۔ اس فیکلٹی کو ابتدائی سے دینی علوم کے ماہر و ذی استعداد اساتذہ ملتے رہے، جو بدلتے حالات کے مطابق آسان زبان و بیان میں دینی علوم حاصل کرنے والوں کو علمی مواد فراہم کرتے رہے۔ موجودہ وقت میں شعبے میں اردو اور انگریزی میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کے تعلیم و تدریس میں دینیات کو لازمی قرار دینے اور آکسفورڈ کیمبرج کی طرح یہاں بھی مستقل دینیات فیکلٹی قائم کرنے میں یہ مقصد پیش نظر تھا کہ نئے ذہن اور عصری علوم کے طلبہ میں دینی مزاج پیدا کرنے اور دین اسلام سے متعلق ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ایک جماعت تیار ہو۔ اس کے علاوہ سعود عثمانی اور امام علی مقصود شیخ فلاحی کا مضمون بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ ادبی صفحے پر ڈاکٹر ہارون رشید کا مضمون ڈاکٹر میراث ساحل کی نعتیہ شاعری کا تنقیدی محکمہ شائع ہوا ہے، جس میں وہ ان کی نعتیہ شاعری کے بارے میں رقم تراز ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ ڈاکٹر میراث ساحل کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اور ان کی تعلیمی لیاقت کیا ہے، مزید یہ کہ انہوں نے کس کس کی شاگردی اختیار کی وغیرہ وغیرہ۔ تنقیدی مطالعے کے لیے ان امور کی لازمی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر میراث ساحل کی بہاریہ شاعری پر ان کے شعری مجموعے افکار ساحل کے حوالے سے لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ان کی بہاریہ شاعری کے اوصاف و محاسن بیان کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ان کی بہاریہ شاعری پر تنقیدی نگاہ نہیں ڈالی گئی، بلکہ بقول مرحوم انور ندیم صرف تحسین کے رسگلے پیش کیے گئے، لیکن ان کی نعتیہ شاعری کی طرف اتنی بھی توجہ نہیں کی گئی۔ میرے خیال میں وہ شاعر بد نصیب ہے جن کے دامن میں نعت کے پھول نہیں کھلے۔ صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم شعراء کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے نعت کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا۔ ڈاکٹر میراث ساحل نے محض برکت و رحمت کی طلبی کے نام پر یا نعتیہ مشاعروں کی ضرورت کی بنا پر نعتیں نہیں کہیں، بلکہ انہوں نے نعت و منقبت کو اپنی زندگی میں ایک مشن کے طور پر اپنایا اور اپنی عمر کا خاصا حصہ نعتیہ شاعری میں صرف کیا۔ ان کے قلم سے صفحہ کرتاس پر منتقل ہونے والی نعت اور منقبت لکھنؤ اور دوسرے اضلاع میں انجمنوں کے مقابلوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ صفحے پر حقان القاسمی کے مضمون بچوں کے ظفر کمالی کی آخری قسط اور اقبال رضوی شارب کی منقبت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شائع ہوئی ہے۔
گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور